हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटर। आज हम क्या करेंगे? आज हम सीटेट का जो 2019 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर का जो साइंस सेक्शन था उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़, देखो क्या है, एक्स इज़ अ केमिकल प्रेजेंट इन अवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्स, एंड इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। व्हेन एक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इनडाइजेशन। जब एक्स हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे, इट इज़ एन एसिड। और कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर? HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। एंड वाई इज़ अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन, ठीक है। वाई क्या है? जो HCl एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो केमिकल। तो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाएगा? इट शुड बी अ बेस, ठीक है, वो एक बेस होगा। और कौन सा बेस यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए? दिस इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो हमारा जो एक्स है वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो हमारा वाई है वो हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्स इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड? इनमें से कौन से प्रोसेस में बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं होता है? देखो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के अंदर आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ होता है। बेकिंग ऑफ ब्रेड, अगर हम ब्रेड बेकिंग की बात करें तो हम उसमें यूज़ करते हैं यीस्ट, इसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस के अंदर भी यीस्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको हम बैक्टीरिया से भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस करने के लिए हम जाइमोमोनास बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। तो किस प्रोसेस में बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं होता है? दैट इज़ बी, ऑप्शन बी, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन सिमिलर हैं और उसमें से एक अलग है। तो आपको जो ओड वन है यू हैव टू स्ट्राइक आउट दैट, ठीक है। फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ काटना। डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, पेड़ काटने की वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है। इरोजन, मिट्टी का कटाव जो होता है वो भी पेड़ काटने की वजह से होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट को बचाना एक तरह से, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन आपने सुना होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन आपने सुना होगा। सो दिस वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम above 3. Okay, so our answer is option number D, that is conservation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? आपको एक गलत स्टेटमेंट को स्ट्राइक आउट करना है, ठीक है। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। यस, डाइजेशन एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। यस, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा है ना, तो रिएक्शन जहाँ पे आ गई मतलब इट इज़ अ केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन की भी रिएक्शन होती है, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following represents an ascending order as per the size of particles? पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग आपको इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, बिकॉज क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद सिल्ट, देन सैंड, फिर ग्रेवल और सबसे लास्ट में रॉक। रॉक जो होती है उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा इन सब के कंपैरिजन में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश के अंदर आपको पता है गिल्स होते हैं, और गिल्स का क्या काम होता है? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको लेना, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो गिल्स का क्या फंक्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्ब डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wires? आपको पता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ किया जाता है, बिकॉज वायर, कॉपर वायर जो हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल, किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे सर्किट को कंप्लीट करने में? अ पेपर स्ट्रिप? नो, बिकॉज पेपर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर बेल्ट? नो, रबर इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वुडन सेट स्टिक, एक लकड़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज वुड इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ ब्लेड? ब्लेड क्या होता है? ब्लेड क्या होता है? मेटल का बना हुआ होता है, और मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम एक ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज अ ब्लेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक मंजुला है, सपोज दिस इज मंजुला, और उसकी जो इमेज है पीछे मिरर के पीछे दिखाई देगी। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर, और मिरर और मंजुला के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 5 मीटर। शी मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, अगर वो मिरर की तरफ 1 मीटर बढ़ जाती है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज, अगर वो मिरर से 4 मीटर दूर खड़ी है तो उसकी इमेज भी कितना दूर खड़ी होगी? 4 मीटर दूर खड़ी होगी, एंड 4 + 4 कितना हो जाएगा हमारा? 8 मीटर। ठीक है, तो मंजुला और उसके इमेज के अंदर कितना डिस्टेंस होगा? 8 मीटर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स। एक पेंडुलम है जो 3 सेकंड में 30 बार ऑसिलेट करता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, आपको उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय में टाइम, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया हुआ है आपको? 30, टाइम आपको दिया हुआ है 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई? 10 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी 10 है, तो 1/10 कितना हो जाएगा आपका? 0.1। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, टाइम पीरियड इज 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो नहीं है, गलत स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल हमेशा फ्रिक्शन को डिक्रीज करने में किया जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ, दिस इज ट्रू। फ्रिक्शन को हम आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, येस। फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। आपने स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में सुना होगा। फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसकी शेप अगर स्ट्रीमलाइन होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम लगेगा उस पर, और वो अच्छे से ऑब्जेक्ट जो है वाटर के अंदर मूव कर पाएगा, किसी भी लिक्विड में मूव कर पाएगा। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स इन अ लिक्विड और इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन शेप। ठीक है, तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो था हमारा फर्स्ट, बिकॉज बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द मशीन पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। देखो, आयरन जो होता है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो आयरन और अगर जिंक में से जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है दैट इज़ जिंक। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो आयरन उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक कैन रिप्लेस कॉपर या डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। नो, कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स, दिस इज एब्सोल्युटली
इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है. रूम थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है. रूम थर्मोमीटर का जो रेंज है वो इतना नहीं होता है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. देखो ये जो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज है ये हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज नहीं होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है वो कम होती है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर की क्या होती है -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है. ठीक है, और टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो अवर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. कैलोरीफिक वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है किसकी ज़्यादा होती है किससे ज़्यादा होती है. सबसे पहले हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है. देखो कोई भी फ्यूल है आपका, केरोसिन हो सकता है, कोयल हो सकता है. ठीक है, तो उस फ्यूल के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है और कितनी ज़्यादा एनर्जी वो जब जलेगा तो कितनी ज़्यादा हीट वो देगा, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. मतलब कि सपोज 1 kg हमारे पास अगर कोल है, 1 kg बायोगैस है या कोई भी है फ्यूल है, तो 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है. तो जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल. केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू कोल से ज़्यादा होती है. दिस इज राइट. केरोसिन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी बजाय की कोल से. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन वुड. अगर आप एक कोयले को जलाते हैं और वुड को जलाते हैं तो ज़्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगी, कोल में प्रोड्यूस होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. The calorific value of biogas is more than that of LPG. देखो 1 kg LPG को अगर आप बर्न करोगे और बायोगैस को बर्न करोगे तो हीट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, LPG के केस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ LPG. दिस इज नॉट करेक्ट. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज मोर देन दैट ऑफ बायोगैस. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज मोर देन दैट ऑफ डीजल. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था. इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. देखो, ए बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 18 मिनट्स. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला. तो आपको यहाँ पे स्पीड कितनी दी है फर्स्ट केस में 50. ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया 12 मिनट्स. इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12/60 प्लस नेक्स्ट केस में जो आपको स्पीड दी है ये हमारी 40 है और आपका टाइम जो दिया है 18 मिनट्स. तो 18/60 हो जाएगा ये. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको हम इसको सॉल्व करते हैं. अगर ये फर्स्ट केस में आ गया हमारा डिस्टेंस 10 और सेकंड केस में जो हमारा डिस्टेंस आएगा 4 3 12. ठीक है, तो 10 + 12 हमारा कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर्स हो जाएगा. ठीक है, तो 22 किलोमीटर हमारा आंसर होगा, राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है. द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. जो भी प्लानिटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है. द मोशन ऑफ लाइट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन. येस, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इसीलिए जो मोशन होगा लाइट का वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा. द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन. ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर आप
गिटार का या सितार का स्ट्रिंग को प्लग करोगे तो वो वाइब्रेट करेगा। इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। सभी पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज सभी पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं। जैसे कि आपका जो स्विंग होता है, आप झूला झूलते हो तो आगे पीछे जाता है, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन नहीं है ना। आपका जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम भी क्या है, सर्कुलर मोशन नहीं है, बट इट इज़ पीरियोडिक मोशन। बॉल को आप बाउंस करते हो, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, बट इट इज़ नॉट सर्कुलर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी स्टेटमेंट्स को आपको चूज़ करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल होती है और वो सीधी होती है। दूसरा क्या होता है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड होती है, सेम साइज़ की होती है। ठीक है, और सेम डिस्टेंस पर बनती है। तो ये होती हैं प्लेन मिरर की इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसमें से चूज़ करते हैं। इमेज इज इरेक्ट, यस इमेज इज इरेक्ट, एकदम सही है। इमेज इज रियल, नो, प्लेन मिरर की इमेज कभी भी रियल नहीं होती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, यस, इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जब भी आप प्लेन मिरर में देखते हो, जो आपके घरों में मिरर होता है दैट इज़ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जब आप देखोगे तो आपको लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। जब आप एक्चुअल में अपना राइट हैंड रेज करोगे तो आपको मिरर इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड रेज करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें, द इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस, अगर आप प्लेन मिरर में अपना फेस, अपना हाइट देखोगे या साइज देखोगे तो आपकी इमेज भी सेम साइज और हाइट की दिखाई देगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 दीज आर करेक्ट ऑप्शंस। सो अवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कि इसमें से क्या सच नहीं है। साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, येस, साइंस जो है दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेट करती है। साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, साइंस इज़ इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। देखो जो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, हमेशा अनुमानात्मक होती है साइंस हमेशा। देखो साइंस क्या होती है, इट इज़ प्रूवन, देयर आर फैक्ट्स। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो टेंटेटिव होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द। गुड साइंस एजुकेशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ट्रू टू साइंस टीचर, इट शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर। देखो मैंने आपको CTET प्रिपरेशन वाली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा फोकस होता है आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए, जितना भी हम जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, जितनी भी एजुकेशन है दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, बच्चे को ध्यान में रख के हमें आंसर करना होता है। ठीक है, हमें जितनी भी एजुकेशन है दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, बच्चा जो होता है हमारा वो केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि हम उसे ही पढ़ा रहे हैं। स्कूल्स किस लिए हैं? बच्चे के लिए ही है ना, उनको एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, तो NCF के अकॉर्डिंग भी जो गुड साइंस एजुकेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए? इट शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से आप क्या सिद्ध कर सकते हो? कॉग्निटिव वैल्यू को सिद्ध कर सकते हो? नो। हिस्टोरिकल? नो। एनवायरमेंटल? नो। प्रोसेस, देखो आप कोई भी प्रोसेस करते हो, ठीक है, तो उससे प्रोसेस का मतलब क्या है? कोई भी एक एक्टिविटी या कोई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो द आंसर विल बी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनु टुक हर क्लास 8th चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप। ठीक है, अनु अपने क्लास 8 के चिल्ड्रन को एक फील्ड ट्रिप पर ले जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस एक्टिविटी। वो उनको फील्ड ट्रिप पर क्यों लेके गई, उसमें उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, क्या फ़ायदा था उसका, मतलब उसने क्या सोच के वो लेके गई थी। तो उससे क्या होगा? इट एनकरेजेस इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन। क्या फील्ड ट्रिप पे में लेके जाने पर बच्चों के अंदर इंटरेक्शन बढ़ेगी? नो।
फील्ड ट्रिप पर बच्चे जा रहे हैं तो वो इंटरेक्ट तो कर नहीं रहे हैं ना, तो उनमें इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है इट प्रोमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, क्या बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे? यस। इट एनहेंसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन, अगर बच्चे फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो जिससे क्या होगा, बच्चों के ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। इट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ द क्लास एज वेल एज द टीचर, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 and 3 ओनली। ओके, moving on to the next question, which of the following should not be an objective of science education at the upper primary level? upper primary level पर जब साइंस पढ़ाई जाती है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको पढ़ाने के लिए, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए एक टीचर का। नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर नेचर के प्रति क्यूरोसिटी बढ़ाना, दिस इज करेक्ट। इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, बच्चों के अंदर कोऑपरेशन की वैल्यूज बढ़ाना, लाइफ को लेके उनके अंदर वैल्यूज को बढ़ाना, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर को कल्टिवेट करना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बच्चों जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर डेफिनेशंस दी होती हैं उनको बच्चों को रटवाना, उन्हीं पर जोर देना, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को आप किस तरह से एनहांस कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, क्या क्लास के अंदर सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ लेने से बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी? नो। ओके, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ टेक्स्ट बुक के एंड में जो एक्सटेंडेड लर्निंग के कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं वो पढ़ने से बच्चे के अंदर एक्सपेरिमेंट क्रिटिकल थिंकिंग आएगी? नहीं आएगी। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, अगर बच्चे खुद से ग्रुप्स बना के चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, थिंक करेंगे, सो इट विल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द टीचर, अगर टीचर क्लास के अंदर बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ दिखाए, ठीक है, तो बच्चा कुछ सोचेगा नहीं, वो सिर्फ देखेगा, ठीक है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, तो उससे ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव होगा, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव नहीं होगी। सो अवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू डिस्कस, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अ टीचर बिगिंस द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल ऑफ फूड, आपको पता है फूड के अंदर स्टार्च टेस्ट किया जाता है आयोडीन की हेल्प से, तो क्लास के अंदर टीचर ने स्टार्च टेस्ट किया कोई फूड सैंपल लेकर, ठीक है, तो इससे बच्चे का कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस या कौन सी जो एबिलिटी है उसकी इम्प्रूव हो रही है, कौन सी एबिलिटी को वो दिखाना चाह रहा है, ठीक है। क्रिएटिंग, देखो बच्चा इसमें कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, एनालाइज नहीं कर रहा है, अप्लाइंग नो, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की क्या इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है। जब भी हम बच्चों को कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों की जो समझने की शक्ति होती है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, इसमें से आपको बताना है किससे बच्चे एक्टिवली लर्न नहीं करेंगे। एस्टैब्लिशिंग साइंस क्लब, अगर साइंस क्लब एस्टैब्लिश कर दिए जाएं तो बच्चे ज़रूर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें भी बच्चे बहुत खुश होकर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, अगर हम स्कूल के अंदर एक साइंस कॉर्नर डेवलप करेंगे तो उसमें भी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास, एक टीचर क्लास में सिर्फ बोले जा रहा है और बच्चा उस लेक्चर को सुन रहा है इन अ साइंस क्लास, एक साइंस क्लास में ये जो टीचिंग का तरीका है दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड, तो इस तरह से जो बच्चा है उसकी एक्टिव लर्निंग नहीं होगी, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस, ठीक है, इनमें से आप कौन से मेथड्स यूज़ करोगे साइंस के अंदर एक लर्नर मतलब कि एक बच्चे के लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए। यू कैन यूज़ कॉन्सेप्ट मैप्स, येस, वी कैन यूज़ एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वी कैन यूज़ पोर्टफोलियो, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट को आप यूज़ करते हो बच्चे के टॉपिक्स को जज करने के लिए,
उस जो भी हमने पढ़ाया उसने सीखा या नहीं, तो उसके लिए हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लर्निंग गैप्स को जानने के लिए, लर्निंग गैप्स का क्या मतलब है कि सपोज़ आपकी क्लास में आप दो बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर नहीं करते हैं हम बच्चों को, लेकिन क्या है कि एक बच्चा है आपकी क्लास में, वो सीख नहीं रहा है कुछ, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आप कैसे जानोगे कि उसके उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कि वह इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है? तो आप इस चीज़ को अचीवमेंट टेस्ट से या फिर उसका पेन एंड पेपर टेस्ट लेके तो नहीं जान सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैप्स रेडी करने पड़ेंगे, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? बच्चे का पूरा रिकॉर्ड, उसका बिहेवियर, उसका मेडिकल, सब कुछ आ जाता है उसमें, ठीक है। तो आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे, उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो इन सब चीज़ों से आप जानेंगे कि उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है या वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट इसमें ऑप्शन में नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होंगे वो हमारे होंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की टेक्निक, आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन की टेक्निक अप्लाई करनी है। जब आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप कौन सा टूल यूज़ करोगे? ओरल टेस्ट यूज़ करते हैं हम ऑब्जर्व करने के लिए? नहीं यूज़ करते। ये हम किसी टॉपिक को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओरल टेस्ट, जैसे आपने कुछ सिखाया, आप उसे सुनते हो, दिस इज़ कॉल्ड ओरल टेस्ट। लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, बच्चे को, उसके बिहेवियर को या फिर उसके टैलेंट को, ठीक है। रिटन टेस्ट से भी नहीं कर सकते हो, पेपर पेंसिल टेस्ट से भी नहीं कर सकते हो। जो आप उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हैं हम बच्चे का, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड मैंने आपको अभी बताया, उसका हर आयाम का रिकॉर्ड जो हम बनाते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो दैट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे बच्चे का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो पश्मीना शॉल होती है वो गोट्स के हेयर से बनाई जाती है, पश्मीना गोट के हेयर से बनाई जाती है। और ये जो पश्मीना गोट होती है ये चैंगथेंग ट्राइब की गोट होती है और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई, बहुत ज़्यादा ठंड में मिलती है। और पश्मीना शॉल जो होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसके जो हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो ये पश्मीना वूल होती है जिससे शॉल बनाई जाती है, इसके हेयर्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। इसीलिए ये शॉल कभी मशीन पर नहीं बना सकते, इसको मशीन से नहीं बना सकते, इसको हाथों से बनाया जाता है। और पश्मीना शॉल को, एक प्लेन पश्मीना शॉल बनाने के लिए 6 से 7 महीने तक लग जाते हैं कारीगरों को, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। और ये किससे बनाई जाती है? गोट से बनाई जाती है, गोट के वूल से बनाई जाती है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अंगूरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कैमल वूल इज यूज टू मेक कारपेट्स। दिस इज रॉन्ग। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स। नो, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम पश्मीना गोट्स। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 1 एंड 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। आपको एनिमल पहचानना है इन फीचर्स के थ्रू। लॉन्ग बैकबोन, लॉन्ग बैकबोन, पहले हम एनिमल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्नेक है, स्नेल है, अर्थवॉर्म है और हुकवॉर्म है, ठीक है। अब इन चारों में से लॉन्ग बैकबोन किसकी होती है? स्नेक की होती है। स्नेल का तो आपने देखा होगा, वो एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से उसके ऊपर बना होता है ना। अर्थवॉर्म भी क्या है? छोटा सा होता है और उसके अंदर मसल्स होती हैं बहुत सारी। और अर्थवॉर्म में तो बोन होती ही नहीं है, ठीक है, तो बैकबोन कहाँ से आएगी? नहीं है। तो हुकवॉर्म और अर्थवॉर्म दोनों में बोन ही नहीं होती है। तो लॉन्ग बैकबोन किस में होती है? स्नेक में होती है। मैनी मसल्स, अगर आप स्नेक को देखेंगे इस तरह से वो मूव करता है तो उसके अंदर बहुत सारी मसल्स होती हैं, थोड़ी दूर दूर होती हैं लेकिन वो आपस में कनेक्टेड होती हैं आपस में, ठीक है। तो मैनी मसल्स स्नेक में होती हैं। बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। यस, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, इस तरह से स्नेक मूव करता है ना, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए जो उसकी बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप्स में कर्व्ड होती है। तो ये किस एनिमल की करेक्टरिस्टिक्स हैं? सारी स्नेक की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? स्नेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। ये पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, बिकॉज सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं करती। एक्चुअल में सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जो आपकी पल्मनरी आर्टरी है
ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। यस, हार्ट से दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? आर्टरीज कैरी करती हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। यस, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स, इलास्टिक भी होती हैं। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑर्डर? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में किस में मिलता है? हमारा विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको हम विनेगर से मैच करेंगे। लैक्टिक एसिड आपको पता है इसमें होता है, कर्ड में होता है। ऑक्सैलिक एसिड की अगर हम बात करें द ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच एंड एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। अब हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो नंबर 1 किससे मैच कर रहे हैं हम? नंबर 4 से। तो नंबर 1 नंबर 4 से मैच है हमारा सी ऑप्शन में। नंबर 1 मैच टू नंबर 4 लैक्टिक एसिड। नंबर 2 को हमने फर्स्ट से मैच किया है, नंबर 3 को हमने सेकंड से मैच किया है और नंबर 4 को हमने थर्ड ऑप्शन से मैच किया। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सीटेट के दिसंबर के 2019 पेपर के साइंस सेक्शन के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं ये अभी हमने देखे। ठीक है, बाकी जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, ठीक है, जुलाई का और उससे पहले के भी, उनके भी साइंस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।